हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज केम क्लासेस। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है बच्चों? यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों, ये आइसोमेरिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसका बेसिकली क्या होता है ना कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे SN1 SN2 रिएक्शन, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है, इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। मतलब वहां पे जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, रिएक्शन करने के बाद जो बनता है प्रोडक्ट बच्चों, उस प्रोडक्ट में पूछा जाता है कि इस दोनों प्रोडक्ट में रिलेशन क्या है। वो आपस में इनैंशियोमर्स है, वो आपस में डायस्टेमर्स है, वो आपस में रेस्टिंग मिक्सचर है, क्या है वो आइडेंटिकल है, क्या है, ठीक है ना। तो इसी सब चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं डिटेल में सारी चीजों को, कि इनैंशियोमर्स क्या होता है, डायस्टेमर्स क्या होता है, रेस्मिक मिक्सचर क्या होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका लिखते हैं क्या डेफिनेशन, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। बच्चों, नाम से कुछ स्पष्ट हो रहा है, आप लोगों को हो रहा होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या, कुछ लाइट से रिलेटेड चीजें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आइसोमेरिज्म नाम है, तो आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो आपका आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे आर differ in the nature of rotation of plane polarized light, ठीक है ना, इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। तो क्या बोलते हैं हम लोग उस कंपाउंड, क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। बच्चों यहाँ पे क्या आया? नेचर ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पे हमें क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, नेचर ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल का मतलब क्या हुआ, तो ये सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है, इसको नोट कीजिए। और मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि नेचर ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल का मतलब क्या हुआ बच्चों, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे नेचर ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल मीन्स, इसका मतलब क्या हो बच्चों? यहां पे आइदर दे आर differ in the magnitude of rotation or they are differ in the sign of rotation, ठीक है बच्चों। तो ये इसका क्या हुआ? बेसिक डेफिनेशन हुआ। ये क्या हुआ आपका? बेसिक डेफिनेशन हुआ कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, ठीक है ना। नेचर ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल का मतलब क्या होता है, तो ये सब आप लोग नोट कीजिए पहले। ये मत सोचिए कि मैं समझाया नहीं हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से बच्चों। यहाँ पे जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट होता होगा, ठीक है ना, उसको लोग क्या बनाते हैं यहाँ पे? सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है मेरे पास में? एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो सोर्स ऑफ लाइट जो है यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या है यहाँ पे बच्चों? सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली बच्चों, यहाँ पे कि इसका जो मतलब रे होगा ना, लाइट रे,
वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लाइट है बच्चों, यहाँ पे क्या वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इस सोर्स ऑफ लाइट को, ठीक है ना, ये सनलाइट भी हो सकता है, ठीक है, ट्यूबलाइट भी हो सकता है, कोई दिक्कत आता है बच्चों, यहाँ पे सोडियम लैंप भी हो सकता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, निकॉल प्रिज्म से पास करते हैं। किससे पास करते हैं बच्चों, यहाँ पे निकॉल प्रिज्म से पास करते हैं इसको हम लोग। जैसे इसको पास करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो क्या करता है ये प्रिज्म, क्या करता है, जितने भी लाइट रे है, रे, ठीक है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है और डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है, उसको वो क्या करता है ना, एक डायरेक्शन में और एक प्लेन में लाकर रख देता है बच्चों, एक डायरेक्शन और एक प्लेन में लाकर रख देता है। तो जो मतलब एक डायरेक्शन और एक प्लेन में लाकर रख दिया, ठीक है ना, तो वैसे लाइट रे को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बच्चों। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसे क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पीपीएल बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ये पीपीएल हो गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन लेते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना। उससे क्या करते हैं, इसको पीपीएल को पास करते हैं, ठीक है। जैसे ये पीपीएल इससे पास होता है, ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे बच्चों कि अगर ये जो पीपीएल है, मतलब जो लाइट रे है ना, अगर ये लाइट रे रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन क्या करता है बच्चों, इस लाइट रे को या तो रोटेट कर देगा या तो रोटेट नहीं करेगा। अगर इसको लाइट रे को रोटेट कर दिया, तो रोटेट कर दिया तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है वो आपका क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है बच्चों। अगर ये रोटेट नहीं कर पा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कि ये जो कंपाउंड है वो आपका क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है बच्चों। क्या बच्चों यहाँ पे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो दो चीजें यहाँ पे आ गए बच्चों, यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होगा बच्चों यहाँ पे, जब ये लाइट रे को रोटेट नहीं कर पा रहा है कौन, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। अगर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन लाइट रे को रोटेट नहीं कर पाएगा तो हम लोग बोलेंगे बच्चों यहाँ पे कि दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज व्हाट, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है बच्चों। अगर ये रोटेट कर दिया तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए ध्यान से, आप रोटेट नहीं हुआ, मतलब जैसे आया वैसे ये बाहर निकल गया, ठीक है ना, कोई रोटेशन नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोलेंगे बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है बच्चों। यहां तक अगर इसको रोटेट कर दिया तो यहाँ पे दो चीज हो सकता है बच्चों, आप ये जरा सोचिए। अगर यहाँ पे रोटेट किया तो हो सकता है कि पीपीएल को रोटेट ये क्लॉकवाइज कर दे, या हो सकता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज कर दे। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं। अगर वो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर दे तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको लीवो रोटेटरी कंपाउंड बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, तक कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे रोटेट कर दिया इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये ऐसे जा रहा था और ये जाते जाते बाहर जब निकला ये ऐसे रोटेट मिला हमें, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ यहाँ पे क्लॉकवाइज, और ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, ठीक है ना। इसको हम लोग स्मॉल डी या प्लस साइन से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी या तो प्लस साइन से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर दिया, कैसे कर दिया बच्चों यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीवो रोटेटरी कंपाउंड, ठीक है ना। इसको स्मॉल एल से या माइनस साइन से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। दोनों केस में क्या हो जाएगा वो बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, और ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे जो मैं वहां पे लिखवाया था डेफिनेशन पे आते हैं बच्चों, डेफिनेशन पे आते हैं। क्या है डेफिनेशन यहाँ पे, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला,
बट दे आर डिफर इन द नेचर ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल। अब वहां पर जो नीचे में लिखा था कि नेचर ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे नेचर ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल का मतलब बस इतना ही होता है कि आइदर दे आर डिफर इन द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन और दे आर डिफर इन द साइन ऑफ रोटेशन। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कंपाउंड 1 है, कंपाउंड 2 है, ठीक है ना। हमें पता करना है कि ये दोनों कंपाउंड जो है ना वो आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स है कि नहीं है, ठीक है। लैब में लेके गया यहाँ पे दोनों कंपाउंड, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है। अगर मान लो C1 कंपाउंड ने क्या किया, पीपीएल को रोटेट कर दिया, ठीक है ना, क्लॉकवाइज, तो मान लीजिए क्लॉकवाइज किया +60 से उसको रोटेट कर दिया सपोज कीजिए, ठीक है ना। और ये C2 को मैंने डाला वहां पे, यहाँ पे C2 को डाला हमने और इसको मान लेते हैं कि +30 डिग्री से रोटेट कर दिया। मतलब दोनों कंपाउंड क्या बच्चों यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो चुका है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है ना कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन है वो क्या है, डिफर है। तो अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन का डिफर कर गया बच्चों यहाँ पे, तो कहने का मतलब क्या होगा, ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या कहलाएगा बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिफर कर गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, सेकेंड केस ये भी बन सकता है बच्चों यहाँ पे कि दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन सेम हो बट उनका जो डायरेक्शन है बच्चों वो क्या हो, डिफरेंट हो जाए। तो कहने मतलब क्या, यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे +60 डिग्री से रोटेट कर रहा है और ये इसको क्या कर रहा है, -60 डिग्री से, तब ये दोनों आपस में बच्चों क्या कहलाएगा, C1 C2 आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। C1 C2 आर व्हाट, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तीसरा केस हम यहाँ पे बच्चों ये भी बना सकते हैं, थर्ड केस, एक ने 0 डिग्री से रोटेट किया और एक ने +60 से रोटेट कर दिया या -60 डिग्री से रोटेट कर दिया। समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, 0 डिग्री और +60 डिग्री, ये दोनों एंगल जो डिफर है, मतलब एक क्या आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है और एक क्या आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, फिर भी ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब हम यहाँ पे चौथा केस ले रहे हैं बच्चों, क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये भी 0 डिग्री का है और ये भी 0 डिग्री का है, मतलब दो कोई रोटेट कर ही नहीं रहा है, मतलब दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, नॉट एन व्हाट, ऑप्टिकल आइसोमर्स, नॉट एन ऑप्टिकल आइसोमर्स बच्चों। लेकिन ये क्या है, ये सब के सब क्या है बच्चों यहाँ पे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। बच्चों ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत, पल्ले पड़ा यहाँ तक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में। कोई भी दिक्कत लगे बच्चों तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है ना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा आप लोगों को और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरे अच्छे से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का कोई भी टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है बच्चों। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा बच्चों, ठीक है ना। बस आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, बस आपके तरफ से मुझे प्यार चाहिए आपका बच्चों, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, बस इतना ही चाहिए बच्चों मुझे, ठीक है ना। चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कि ये तो हो गया क्या बच्चों, लैब की कहानी। लैब इन द सेंस अगर कोई कंपाउंड मुझे मिलता है तो हम लोग वहां पे लैब में जाकर चेक करते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, क्या है, ठीक है ना। अब क्या है बच्चों कि एग्जाम में तो लैब आएगा नहीं आपके पास में, ठीक है ना। तो एग्जाम में फिर हम लोग कैसे चेक करेंगे, मतलब कॉपी पेन पे हम लोग कैसे चेक करेंगे ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक ऑप्टिकली एक्टिव है, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कैसे चेक करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। यहां तक चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग उस टॉपिक पे। कॉज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिव ऐसा लिख देगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है ना। तो इसके पीछे जो मेन कॉज है बच्चों यहाँ पे वो क्या है आपका, द मेन कॉज ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द व्हाट, द मेन कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी is the
व्हाट, कायरलिटी। क्या बच्चों यहाँ पे मेन कॉज क्या है इसका, कायरलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, कायरलिटी, इसको समझना है आपको अच्छे से, ठीक है ना। देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे अब हम यहाँ बात करेंगे कि व्हाट इज कायरलिटी, ये पहले होता क्या है। तो देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे कायरलिटी होता क्या है। इट इज द property, it is the property of the molecule, it is the property of the molecule due to which it gives the non-superimposable मिरर इमेज। ठीक है बच्चों, यहां तक इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्या, किसके बारे में, कायरलिटी के बारे में। क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, या ऑब्जेक्ट ले लीजिए, एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि जब हम लोग उस मॉलिक्यूल का क्या लेंगे, मिरर इमेज, वो जो मिरर इमेज होगा, जैसे मान लीजिए ये मेरा मॉलिक्यूल है, सपोज कीजिए ये क्या है, मेरा मॉलिक्यूल है, इसका हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे बच्चों, मिरर इमेज लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों यहाँ पे, इसका मिरर इमेज। तो ये मिरर इमेज तो ये बनेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिस इज द व्हाट, मिरर इमेज ऑफ दिस। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ पे। अब ये जो मिरर इमेज है ना बच्चों यहाँ पे, ये इसके ऊपर सुपरइम्पोज नहीं करना चाहिए। अगर ये सुपरइम्पोज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों यहाँ पे कि इस मॉलिक्यूल में, इस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी है, वो कौन सा प्रॉपर्टी है बच्चों यहाँ पे, कायरलिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो मेन कॉज जो है ना ऑप्टिकल एक्टिविटी का बच्चों यहाँ पे, वो क्या है यहाँ पे, कायरलिटी। तो कायरलिटी इज द मेन प्रॉपर्टी, मेन कॉज ऑफ द व्हाट, ऑप्टिकल एक्टिविटी बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो व्हाट इज कायरलिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू व्हिच इट गिव्स द नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। मतलब अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज लेते हैं और वो मिरर इमेज क्या होता है, नॉन सुपरइम्पोजेबल होता है। देखिए ध्यान से, ये होता है सुपरइम्पोजेबल, दिस इज व्हाट, सुपरइम्पोजेबल, दिस इज व्हाट, नॉन सुपरइम्पोजेबल, दिस इज व्हाट, सुपरइम्पोजेबल। हाथ जोड़ लीजिए, नमस्कार कीजिए बच्चों, नमस्कार कीजिए। तो ये क्या है आपका बच्चों यहाँ पे, सुपर इम्पोजेबल। ये क्या है बच्चों यहाँ पे, नॉन सुपर इम्पोजेबल बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग इसका क्या लेते हैं, मिरर इमेज लेते हैं, ये जो बनता है ना मिरर इमेज, ये मिरर इमेज, ठीक है ना, अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है तो हम लोग बोलेंगे बच्चों यहाँ पे कि इस मॉलिक्यूल में एक प्रॉपर्टी है, वो कौन सा प्रॉपर्टी है बच्चों यहाँ पे, कायरलिटी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है बच्चों यहाँ तक। चलिए हम फिर आगे बात करते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे बच्चों कि कायरलिटी प्रॉपर्टी को कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, कौन डिसाइड करता है, कैसे पहचानेंगे कि इस मॉलिक्यूल में एक प्रॉपर्टी है, कौन सा, कायरलिटी। अगर मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसका आप ले लीजिए क्या, मिरर इमेज ले लीजिए। मिरर इमेज लेने के बाद उसको सुपरइम्पोज कराइए। अगर सुपरइम्पोज नहीं करता है मतलब वो मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा। अगर वो मॉलिक्यूल कायरल है मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चों, यहाँ पे क्या है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों की हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है। क्या हम बार बार मिरर इमेज चेक करते रहेंगे क्या उसका, हम लोग मतलब मिरर इमेज लेंगे सुपरइम्पोज कराएंगे, मिरर इमेज लेंगे सुपरइम्पोज कराएंगे, देखेंगे वहां पे। हाँ ये भी एक तरीका है, लेकिन क्या बार बार करना पड़ेगा क्या मुझे ऐसा, तो नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मिनट बच्चों, तो अब देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे कायरलिटी is decided by the first plane of symmetry, second center of symmetry,
थर्ड, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इससे डिसाइड होगा बच्चों यहाँ पे कि मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल कायरल है कि एकाइडल है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए दो चीज है, कायरल एंड एकाइडल। कायरल का मतलब क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एकाइडल का मतलब क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर ये तीनों के तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल में एब्सेंट है, कंप्लीटली एब्सेंट है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ पे कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। वो मॉलिक्यूल क्या होगा, वहां पे कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है ना। और तीनों में से कोई एक भी प्रेजेंट हो गया, तीनों में से कोई एक भी प्रेजेंट हो गया, तो उस केस में जो मॉलिक्यूल होगा बच्चों यहाँ पे, वो क्या होगा, यहाँ पे एक कायरल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं वहां पे, इफ ऑल द थ्री above is completely absent, then it will be, मतलब molecule will be कायरल इन नेचर, कायरल इन नेचर, मतलब वो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ एनी वन ऑफ द थ्री, इफ एनी वन ऑफ द थ्री, तीन में से कोई एक भी, इफ एनी वन ऑफ द थ्री इज present, then molecule will be what, achiral in nature, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि तीनों में से कोई एक भी प्रेजेंट हो गया, तीनों में से कोई एक भी प्रेजेंट हो गया, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, एकाइडल हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तीनों के तीनों कंप्लीटली एब्सेंट है, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो मेनली हम लोग को यहाँ पे तीन पढ़ना है, तीन में से बताऊं मैं आपको सिर्फ दो पढ़ना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री हम लोगों को बच्चों नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। पढ़ाने वाले तो बहुत चीज पढ़ाते हैं, इसमें एक और होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होता है, वो मैं भी जानता हूं, लेकिन आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे अपने लेवल पे, अपने जेई के लेवल पे या नीट के लेवल पे, हमें सिर्फ और सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में जानना है, ठीक है। और मैं बताऊं बहुत यूज होने वाला है, तो क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कहीं कहीं मॉलिक्यूल यूज हो जाता है, लेकिन खासकर प्लेन ऑफ सिमेट्री यूज होता है बहुत ज्यादातर, और हमें बस दो ही पढ़ना है बच्चों, यहाँ पे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखना है आपको। मैं आपको आगे बताऊंगा कि जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, उस कंपाउंड में अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है, ठीक है बच्चों यहाँ पे, विथ वन एक्सेप्शन। और जो एक्सेप्शन है बच्चों वो अपने सिलेबस में है ही नहीं, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। बस हमें यहाँ पे मेनली दो पढ़ना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ना है। तो मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री पहले पढ़ाऊंगा, फिर क्या पढ़ाऊंगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, फिर हम लोग वहां से चेक करेंगे कि कैसे ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बच्चों। तो आज की कहानी जो हुई बच्चों, क्या आपको समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, अगर समझ में आई तो प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए हाँ सर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है बच्चों यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ बच्चों कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट ऑफ सिमेट्री
तीनों के तीनों कंप्लीटली एब्सेंट हो जाए तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। अगर कोई एक प्रेजेंट हो गया तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आपका अकायरल हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता बच्चों। कायरलिटी ही क्या है, एक मेन रीजन है, एक मेन कॉज है किसके लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ठीक है ना, अगर मॉलिक्यूल कायरल होता है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, और कायरलिटी क्या होता है, व्हाट इज कायरलिटी, यह एक ऐसा प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल का कि जब हम लोग उस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज लेते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लेते हैं, मिरर इमेज लेते हैं, तो वो जो मिरर इमेज होता है वो क्या होता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता है बच्चों। तो यहाँ तक आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से, कोई दिक्कत आता है तो कमेंट कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, तो मुझे भी समझ में आता है, मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ कितने बच्चे उसको लाइक कर रहे हैं। ठीक है ना, लाइक भी दीजिए बच्चों यहाँ पे, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि हाँ आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सर कंटिन्यू कीजिए, मैं आपके वीडियो को हर दिन देखता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ उससे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, थैंक यू बच्चों।